Then we will discuss the micro versus macroeconomics. Then what is economy? Meaning of economy. Types of economy. Then the factors of production. Then we will discuss the sectoral classification of an economy. We will discuss the concept of goods and services, different types of goods. Then we will come to certain concepts of demand and supply. Then law of demand and law of supply. So these are the major list of topics which will be covered in this chapter. फाइन, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. अच्छा, पहले बात देख लेते हैं कि एग्जाम में इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो देखिए एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से बहुत रेयरली पूछे जाते हैं. राइट, लास्ट so many years you get only 2 to 3 questions. Okay, so directly exam में it's not very important, but I'll say moderately important. Okay, they can ask the question but not very frequently. But this chapter is important to understand other chapters. So to get a clarity about other chapters, we need to understand this chapter. तो अदर चैप्टर्स के लिए हमें ये चैप्टर समझना जरूरी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? हिंदी में क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स को? अर्थशास्त्र. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि इकोनॉमिक्स को हर एक इंसान डे टू डे बेसिस पर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को यूज करता है, इंक्लूडिंग यू. हम काफी सारे डिसीजंस लेते हैं डे टू डे बेसिस पर जो कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को लेकर के हम लेते हैं और हमें पता भी नहीं है. राइट, तो एसेंशियली दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डिसीजंस. कुछ डिसीजंस जो लिए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करना, वो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, क्या डिसीजंस लिए जाते हैं. राइट, और हम लोग डिसीजन क्यों लेते हैं, कब लेते हैं. राइट, तो ये आपका है अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र मीन्स इट हैज समथिंग टू डू विद द रिसोर्सेज, इट हैज समथिंग टू डू विद द अर्थ. अर्थ, अर्थ नॉट नॉट पृथ्वी वाली अर्थ नहीं है. इट इज नॉट EARTH, इट इज हिंदी वाला अर्थ. राइट, तो अर्थ शास्त्र यानी कि यहां पर जो अर्थ का मतलब है दैट इज रिसोर्सेस. ओके, वी विल सी. तो बेसिकली देखिए, आपके पास मंथली कितना बजट होता है?
हाउ मच मनी यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स, बट कितना होता होगा अप्रोक्सीमेटली? 30,000, 35,000, किसी का 1 लाख भी होगा, मतलब जो अच्छे मतलब जो रिच फैमिली से है। किसी का 10,000, 15,000 भी होगा, राइट? बट एक चीज तो श्योर है कि अनलिमिटेड तो नहीं है। या किसी का है कि अनलिमिटेड है, पापा ने दे रखे हैं कितने भी निकालो। अगर वैसे टाइप के पर्सन यहाँ पे है तो वो तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि खर्च करने के लिए इतना टाइम चाहिए। द पॉइंट आई वांट टू एम्फसाइज इज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, यस और नो? हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो सबसे पहले यहां पर सवाल उठता है कि सर रिसोर्सेज का मतलब क्या है? तो अभी जैसे हम लोगों ने रिसोर्सेज में हमने बात की मनी की, राइट? तो रिसोर्सेज, पहली बात तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज इनपुट, इट इज एनी इनपुट विच कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग सम वैल्यू। आप मनी को यूज करके कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, मनी को यूज करके आप कुछ बाय कर सकते हैं, मनी को यूज करके आप कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? तो रिसोर्स का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी इनपुट जो हम जिसको हम लोग फर्दर वैल्यू क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं, राइट? और ये जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं, लिमिटेड हैं, और इसको हम एक वर्ड बोलते हैं स्कार्स। मतलब एक यू नो लिमिटेड क्वांटिटी में है, अनलिमिटेड नहीं है, राइट? तो जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अब सपोज आपके पास में 30,000 रुपीज है, तो सब 30,000 रुपीज आपके पास में एक रिसोर्स हो गई, और जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा भी हो सकती थी, राइट? अब 30,000 रुपीज में आप क्या क्या कर सकते हैं, या 30,000 रुपीज में आप क्या क्या करना चाहते हैं? क्या 30,000 रुपीज अगर आपके पास में आता है तो आपके पास क्या क्या करने के लिए होता है? क्या 30,000 रुपीज सफिशियंट होते हैं सारी नीड्स एंड वांट को फुलफिल करने के लिए? नहीं। बताइए यस और नो, इसको कोई आंसर नहीं है। प्लीज पार्टिसिपेट और थोड़ा सा स्माइल करो, लाइट रहो, इकोनॉमिक्स बहुत इजी है। ये आपकी डे टू डे लाइफ वाली चीजें हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नई चीज बताने वाला हूँ। जस्ट मैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में आपको विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ। तो 30,000 रुपीज में आप क्या क्या करना चाहते हो? बताओ जो मन में है, बोलो BMW खरीदनी है मुझे, बोलो मुझे फॉरेन वेकेशन पे जाना है, कुछ भी जो मन में आता है। अच्छी अकोमोडेशन, आप अच्छा घर खरीद सकते हो, वेकेशन पे जा सकते हो, किसी को कुछ गिफ्ट दे सकते हो, अपने लिए भी गिफ्ट खरीद सकते हो, मतलब यू कैन डू एनीथिंग। तो द पॉइंट इज वी हैव अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। नीड्स भी हमारी अनलिमिटेड है, यानी कि आज फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर हैज बिकम ए काइंड ऑफ नीड, दैट वाज नॉट द केस मे बी 20 years बैक। अब भी फैमिलीज के अंदर देखेंगे, पहले 20 साल पहले हर फैमिली के पास एसी नहीं होता था, और होता भी था तो एक रूम में एक होता था, पापा जी के रूम में होता था बस, जो मास्टर रूम होता था या गेस्ट रूम में होता था। नाउ एवरीवन हैज द एसी रूम। सो नीड, नीड मतलब जो बहुत एसेंशियल है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, राइट? और वांट मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं अनंत हैं, नेवर एंडिंग है। आप एक चीज पाओगे, 10 चीज आपके सामने दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, लिटरली। हमें लगता है कि बस बस ये हम खरीद लें इस बार, अगली बार मतलब मजा आ गया, बस एक चीज हमने कंज्यूम कर ली। जितना आप चीजें कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आप चीजों को और पाने की इच्छा आपकी होती चली जाएगी, राइट? तो हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और हमारी जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, राइट? तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? ये जो, हाँ, हमें इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर विजुअलाइज कीजिए, आपके पास 30,000 रुपीज आते हैं,
अब मैं आपसे बोलूं कि यार ऐसा है, बहुत अच्छा आईपैड आया है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया एप्पल ने, 2 लाख रुपए का, सिर्फ 2 लाख रुपए का है, बहुत अच्छा है, जाओ खरीद लो, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप खरीदोगे? नहीं, क्यों नहीं खरीदोगे? हाँ, आपने बोला कि नहीं खरीदेंगे, दैट इज अ डिसीजन यू हैव मेड, डिसीजन नॉट टू बाय आईपैड। आपने एक डिसीजन मेकिंग की, और डिसीजन मेकिंग में आपने क्या चीज ध्यान में रखी? अभी आप लोगों ने जो मना किया कि हम नहीं खरीदेंगे, उसमें आपने क्या चीज ध्यान में रखी? आपने देखा कि सर हमारे पास ओनली 30,000 रुपीज है, और हमारे पास और बहुत कुछ है खर्च करने के लिए, रेंटल देना है, हमें अपने किचन का खर्चा मेंटेन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, कुछ सेविंग्स करनी है, फोन का खर्चा है हमारा, राइट? तो आपने चूज किया कि कौन सी नीड्स एंड वांट को फुलफिल करना चाहते हैं, विच नीड्स एंड वांट यू वांट टू फुलफिल, एंड इन विच मैनर, राइट? तो लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट को फुलफिल करने के लिए वी हैव टू मेक ए चॉइस। और चॉइस को हम डिसीजन भी कह सकते हैं, डिसीजन और चॉइस मेकिंग प्रोसेस। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 30,000 रुपीज आपके पास हैं, लेकिन आप आईपैड खरीद लीजिए, आपने बोला कि नहीं खरीदेंगे, तो यू चोज टू स्पेंड 30,000 रुपीज इन समथिंग एल्स, राइट? So this decision making, this choice making activity, that how to utilize the limited resources to fulfill the unlimited needs and want, which are not possible. So our purpose is in the most optimum manner, right? अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स हैं, लेकिन हम सारी फुलफिल नहीं कर सकते, तो ऑप्टिमम फुलफिल करेंगे। ऑप्टिमम मतलब जितना बेस्ट पॉसिबल हो, राइट? ऑप्टिमम हियर मींस बेस्ट पॉसिबल, मोस्ट ऑप्टिमम मींस बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो 30,000 रुपीज को आप ऐसे खर्च करोगे कि भाई हमारा अभी का करंट ऑब्जेक्टिव यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए वी आर टेकिंग द क्लासेस, सो वी हैव टू स्टे इन वारन, वहां पर रेंट देना है हमें, हमें अपने फूडिंग अरेंजमेंट करना है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ स्मॉल स्मॉल एक्सपेंडिचर, राइट? तो आपकी जो अभी करंट नीड्स एंड वांट है उसको ध्यान में रखते हुए आपने 30,000 रुपीज को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको चूज किया है, कैसे उसको मोस्ट पॉसिबल मोस्ट ऑप्टिमम मैनर में, बेस्ट पॉसिबल मैनर में खर्च करेंगे, राइट? सो दिस एंटायर प्रोसेस, द स्टडी ऑफ दिस decision making, how the decisions are taken to utilize the limited resources to fulfill the needs and want in the best possible manner, this is economics. एक सिंपल टर्म्स में, लेमन टर्म्स में, अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर हम मोस्ट ऑप्टिमम मैनर में यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो भी चॉइस मेकिंग एक्टिविटी करेंगे, वो चॉइस मेकिंग एक्टिविटी के लिए जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो प्लीज राइट द डेफिनेशन एंड सी, in the previous class I discussed that we are in the GS, we are not in the optional, right? तो यहां पर अभी हम लेमन पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेंगे, राइट? तो हमारा भी पर्सपेक्टिव रहेगा। वैसे इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के 10 तरीके हो सकते हैं, हम 2 घंटे में डिफाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको देखा है, बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। ओके, सो प्लीज राइट। Economics is the study of how the individuals, comma businesses, or the governments, take the decisions
with respect to with respect to the allocation of scarce resources, the allocation of scarce resources, allocation of scarce resources or limited resources which have alternative uses. ये जो रिसोर्स है इनका ऑल्टरनेटिव यूज पॉसिबल है. विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि एक रिसोर्स सपोज 30,000 रुपीज मैंने आपको दिए, तो उसको हम अलग अलग तरीके से खर्च कर सकते हैं. उसको खर्च करने के हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि एक ही चीज को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि उसके हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. राइट. तो सेम रिसोर्स को हम मल्टीपल तरीके से खर्च कर सकते हैं. राइट. तो विच हैव द ऑल्टरनेटिव यूसेज टू फुलफिल the virtually unlimited human wants, to fulfill the virtually unlimited human wants in the best possible manner, in the best possible manner. राइट. तो मैंने यहां पर आपको डेफिनेशन में लिखवाया कि एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से भी हम देख सकते हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, और एक नेशन के पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. तो जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो अपने डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी कैसे करती है, गवर्नमेंट के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं मनी टर्म्स में, फिजिकल रिसोर्सेज, मैन पावर रिसोर्सेज. राइट. तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं हम लोग, बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, और या फिर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. राइट. तो किसी भी पर्सपेक्टिव से हम देखें, मेन पॉइंट हमारा यहां पर है कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज को जो ऑल्टरनेटिव यूज रखती हैं उनको हाउ टू एलोकेट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर सो दैट वी कैन अचीव द मैक्सिमम आउटपुट. राइट. अब यहां पर रिसोर्सेज की बात आती है. सर रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज होती हैं? तो दीज रिसोर्सेज, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एक टेक्निकल वर्ड यहां पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. ये रिसोर्सेज आपकी हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी लैंड, कैन बी लेबर, कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर. तो सबसे पहले आती है लैंड. ओके. लैंड, इट इंडिकेट्स all the physical resources. कहने के लिए सिर्फ लैंड है ये, लेकिन इसके अंदर हम सारी फिजिकल रिसोर्सेज को इंक्लूड कर सकते हैं. दैट मीन्स लाइक इट कैन बी फॉरेस्ट, इट कैन बी प्लेन एग्रीकल्चरल फील्ड, it can be ocean, I mean any water body, it can be minerals, etc. बट लैंड में सब, जैसे नाम इसका लैंड रखा गया है, तो लैंड में सबसे पॉपुलर रिसोर्स आपकी लैंड ही होती है. राइट. तो ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में कुछ रिवार्ड मिलता है. अगर आप किसी से लैंड लेंगे, राइट, तो उसके बदले में हम उसको क्या देते हैं?
रेंट हम पे करते हैं, किराया हम देते हैं, राइट। तो फॉर ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देयर इज सम रिवार्ड, तो यहाँ पर जो रिवार्ड है वो रेंट हम उसको कहते हैं। लेबर, लेबर तो वी अंडरस्टैंड इट इंडिकेट्स मैन पावर। नाउ मैन पावर may have physical efforts और mental efforts। तो या तो आप अगर अनस्किल्ड लेबरर्स हैं तो प्राइमरली दे आर डूइंग द फिजिकल लेबर, लोडिंग अनलोडिंग, रिक्शा पुलिंग, है ना। या फिर जो आपके स्किल्ड होते हैं दे आर डूइंग द मेंटल वर्क, मेंटल वर्क करते हैं, दे आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स, दे आर टीचिंग, डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, राइट। तो वो सब आपके हो गए मेंटल एफर्ट्स, राइट। तो लेबर के लिए हम लोग क्या रिवार्ड देते हैं? वेजेस। ठीक है, देखिए ये सब वर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स हैं, मतलब इनका एक जनरल मीनिंग भी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम इसको वेजेस ही कहते हैं। आप सैलरी भी कह सकते हैं, सर सैलरी क्यों नहीं बोल रहे इसको। तो एक होता यह है कि किसी भी साइंस के अंदर, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी चल जाती है, तो ट्रेडिशनली यही टर्मिनोलॉजी यहाँ पे चली हुई आ रही है, तो हम लोग इसको वेजेस ही वर्ड यूज करते हैं, सैलरी इसको वर्ड यूज नहीं कर सकते, हालांकि सैलरी भी इसके अंदर आती है। ठीक है, तो हमें एक बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में दिस इज नोन एज वेजेस, राइट। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी, राइट, which is used to buy the machines etc। और मशीन को हम एक वर्ड देते हैं कैपिटल गुड्स। तो सर ये कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स वी विल स्टडी in this chapter only in detail, okay, but as of now just for your basic understanding, capital goods means anything which is used for further production। जिस भी आइटम को हम किसी और प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। ओके, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वापस से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए मशीन, सिंपल, एक मशीन जो होती है वो कैपिटल गुड्स होती है। ठीक है, तो मशीन खरीदने के लिए जो हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है दैट इज कैपिटल, मनी, राइट, मनी। और जब हम मनी को हम लेते हैं किसी से, उसके बदले में हम क्या देते हैं? मनी के बदले में हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक से जो लोन लेते हैं उसके बदले में बैंक को हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट। तो इसका रिवार्ड हो गया इंटरेस्ट। राइट, देखिए जो लोग फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं वो ऐसा फील कर रहे हो सकते हैं कि सर कुछ स्टूडेंट्स क्लास में पहले से ही बोल दे रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या बोलते हैं, तो आप लोग में से कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ी हुई है, मे बी ग्रेजुएशन में, मे बी ग्रेजुएशन में नहीं तो आपने हो सकता है क्लास में आने से पहले खुद से कुछ पढ़ लिया हो, राइट। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, सर ये इंटरेस्ट क्या होता है, ये कौन सा इंटरेस्ट होता है, फेसबुक वाला इंटरेस्ट होता है क्या? तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों को आता भी है दैट इज वेल एंड गुड, जिनको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, अब आपको आ गया, राइट। तो आपको दूसरों से अपने आप को कम नहीं समझना है, और जिनको आता है उनको ये नहीं समझना है कि हमें तो सब आता है, सर ये तो आप क्या पढ़ा रहे हो, तुम्हें पहले से ही आता है, हमें तो लगा था यूपीएससी की क्लासेस में कुछ और होता होगा। तो आपको भी कुछ अलग से फील करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, हालांकि आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि चीजें दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, राइट। आपकी जो नॉलेज है दैट इज वेल एंड गुड, आपको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करेगी, बट डू नॉट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, डू नॉट टेक इट टू बी ग्रांटेड कि यार हमें तो आता है तो अब मतलब आराम से क्लास में
अटेंशन कम रखो। ओके, तो नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन who arranges all these resources together, who brings all these resources together to create some value, to generate something. Okay, तो entrepreneur is a person who takes risk, right? जो रिस्क लेता है, जो entrepreneurship करता है, जो चीजों को साथ में ला करके this person want to create something. Okay, so that is entrepreneur. So entrepreneur is a person who brings together various or other factors of production. जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको साथ में लेके आता है। क्लास अटेंड कर रहे हो? फीस जमा करके क्लास अटेंड करने को मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप को यानी कि बिजनेसमैन आप समझ लीजिए, सिंपल, ठीक है? तो जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस के बदले में उनको क्या अर्न होता है, क्या इनकम होती है बिजनेसमैन की? प्रॉफिट, यानी गेन। जो इन्होंने बिजनेस करके जो बचाया उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। सर क्या हम इसके जगह पे कोई ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स की, इसको सब लोग ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? तो प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट में हम गेन वर्ड यूज नहीं करेंगे, इनकम वर्ड यूज नहीं करेंगे, राइट? ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हर जगह आपको सेम ही यूज करनी चाहिए। ओके, एनी डाउट सो फार? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। अब हम आते हैं चॉइस मेकिंग पे, डिसीजन मेकिंग और चॉइस मेकिंग। सर ये चॉइस मेकिंग क्या होती है? सो बेसिकली चॉइस मेकिंग और डिसीजन मेकिंग कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। सो देर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स और थ्री सेंट्रल डिसीजंस इन इकोनॉमिक्स। ये डिसीजंस जो भी हमें लेने होते हैं, चॉइस मेकिंग जो हमें करनी होती है, इसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या तीन तरह की चॉइस मेकिंग, तीन तरह के डिसीजन मेकिंग हमें करनी होती है, एंड इसको हम कहते हैं थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ओके, तो बेसिकली देखिए, जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें इसको इस तरह से यूज करना है कि हम अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट को मोस्ट ऑप्टिमम मैनर में अचीव कर सकें, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतनी नीड्स एंड वांट को हम फुलफिल कर सकें। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू टेक ए डिसीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू प्रोड्यूस। तो देखिए, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये हमने बोला कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए ये बिजनेसमैन साहब हैं, तो ये बिजनेसमैन सोच रहे हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें, राइट? या गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी सोच सकती है कि क्या प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस क्या करें। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, इट विल डिपेंड अपॉन दैट व्हाट इज द नीड। सबसे पहले तो सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है? रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स क्या हैं? तो बेसिक नीड्स में रोटी कपड़ा मकान, सबसे पहले हमें सर्वाइवल नीड्स को फुलफिल करना है, राइट? आफ्टर दैट वी विल लुक इनटू द अदर्स, दैट इज द लग्जरी और वांट्स, इच्छाएं। दैट विल डिपेंड अपॉन अफोर्डेबिलिटी, कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, किसके पास कितनी बाइंग पावर है, कितनी परचेसिंग पावर है, ठीक है? तो व्हाट टू प्रोड्यूस सबसे पहले ये डिसाइड होगा। ओके, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस
मीन्स अब कोई भी प्रोडक्शन करने का, पहली बात तो प्रोडक्शन करने का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है सर, ये प्रोड्यूस वर्ड क्या होता है? प्रोड्यूस करने का मतलब होता है व्हेन वी कन्वर्ट एनी वन थिंग इनटू अनदर थिंग। जब हम एक रॉ मटेरियल को किसी फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, या एक शेप से दूसरी शेप में ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि हम किसी भी इनपुट को या किसी भी रॉ मटेरियल को या किसी भी आइटम को हम उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके हम दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस बोतल, so in this bottle we have used chemicals, some plastic, we might have used some other you know colors, right? तो कलर्स यूज किए हैं, प्लास्टिक यूज किए हम लोगों ने, और भी कुछ चीजें इसमें यूज की होंगी, तो हमने उसको कन्वर्ट करके और बोतल में शेप कर दिया, तो ये आपका हो गया प्रोड्यूस, राइट? अब ये बोतल प्रोड्यूस करने का तरीका क्या हो सकता है, या तो हम इसको मैन्युअली प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? मैन्युअली प्रोड्यूस होती हैं, जैसे जो आपने देखा होगा जो मिट्टी की बर्तन होते हैं, राइट? तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो मैन्युअली प्रोड्यूस होते हैं, ओके। और ये प्लास्टिक की जो बोतल है ये मैन्युअली प्रोड्यूस हुई होगी कि प्लास्टिक मशीन से? मशीन से, राइट? तो या तो मैन्युअली हो सकती है या तो मशीन से हो सकती है। मैन्युअली और यूजिंग द टेक्नोलॉजी, राइट? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आ सकती है। हालांकि जो कोर गवर्नमेंट है हम आगे जाके देखेंगे, देखिए गवर्नमेंट के कई तरह के रोल होते हैं। जो प्राइमरी रोल है वो बिजनेस करना नहीं है, हालांकि बिजनेस करती है गवर्नमेंट, जैसे कि रेलवेज, है ना, लेकिन वो प्राइमरी काम नहीं है। प्राइमरी काम है लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, राइट? हाउ टू प्रोड्यूस? इट कैन बी मैन्युअली, दैट इज थ्रू द ह्यूमन स्किल्स, और थ्रू द टेक्नोलॉजी, दैट इज द मशीन्स। एंड थर्ड डिसीजन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, किस कैटेगरी के लिए, लाइक शुड वी प्रोड्यूस फॉर द यंग पीपल, फॉर द ओल्ड पीपल, should we produce for the people who do not have the money, or should we produce for the people who have the money, right? So for whom to produce? So these are the three central decisions that we have to take, right? Now, limited resources which have alternative uses, जिसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव यूज होता है, ओके okay? तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, पेट्रोल, कोई भी रिसोर्स हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है द टाइम। आप अंडरस्टैंड कीजिए अपने आप के लिए। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप लोग यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो फॉर प्रिपेयरिंग द सिविल सर्विस एग्जाम, हाउ मच इज द कॉस्ट दैट यू आर बियरिंग? कितनी कॉस्ट आपकी है, आपने कभी सोचा है इस चीज को? एनी आइडिया? पर मंथ बताइए, पर मंथ, पर मंथ कितनी कॉस्ट है? नहीं नहीं, बस एक मंथ की बता दीजिए मुझे। चलो, फॉर द मंथ ऑफ मई 2024 बता दीजिए, अभी जो करंट मंथ है। हाँ, 4 to 5 thousand पर मंथ। जो मतलब जो यहाँ पे रेंट पे रह रहा हो वो बता सकता है, एनीवन? आप रेंट पे नहीं रह रहे, अपना घर है, ठीक है, चलिए आपका खर्चा 5,000 पे होता है, तो आपने कौन सा खर्चा उसमें ऐड ऑन किया? ट्रांसपोर्टेशन, कोचिंग का खर्चा आपने इंक्लूड नहीं किया? तो 4 से 5,000 रुपये महीने में कैसे हो गया? एक साल का कोर्स
वही से महीने में मतलब समझ लो कि आपकी कॉस्ट जो होंगी, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग सिविल सर्विस एग्जाम। ये एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ। तो आपने बताया कि सर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में आपने बताया सर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, और बताइए रेंटल, मे बी कोचिंग फीस, फूडिंग, आउटिंग, एटसेट्रा। एक्सपेंसेस में आपने सब बताया, और आप में से बताइए मुझे मैक्सिमम कितना खर्चा होगा आपका। 40,000 रुपीज, 50,000 रुपीज मान लो पर मंथ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, जो आपने पॉकेट से खर्च किया, चाहे अपनी पॉकेट से किया हो चाहे अपने फादर की पॉकेट से किया हो। ये कॉस्ट आपको पता है, इसको हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। ये तो आपको दिख रही है, तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे बैठ के 50,000 रुपये खर्च कर रहे हो, 50,000 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज है। अब आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, या नहीं भी किए तो मतलब आप ग्रेजुएशन में हो गए, और आप में से कुछ लोग के फ्रेंड्स भी होंगे जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन नहीं करके कुछ और काम कर रहे होंगे उस टाइम में, जिस टाइम को आप सिविल सर्विस के लिए यूज कर रहे हो। मे बी दे आर लर्निंग सम स्टॉक मार्केट कोर्स, मे बी दे आर ऑलरेडी helping their parents in the business, maybe they are having their own startups, or maybe they are working in some part time job, full time job. तो अगर आप भी यहाँ पर तैयारी नहीं कर रहे होते तो प्रोबेबली आप भी कुछ पैसा कमा रहे होते। यस और नो? भरोसा है अपने अंदर? कुछ भी तो कमा रहे होते, चलो भरोसा कम है तो पैसे कम कमा रहे होते, यानी कुछ तो कमा रहे होते। तो सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आपको लगता नहीं है कि वो भी आपका लॉस हो रहा है? आपने उसको सेक्रीफाइस किया है कि नहीं किया है? यू हैव फोरगोन दैट बेनिफिट। और वो बेनिफिट क्यों फोरगोन किया है? बिकॉज यू चूज टू डिवोट योर स्किल्स, योर एफर्ट, योर ह्यूमन इंटेलिजेंस फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम। आप जो आपके अंदर का इंसान है उसकी कुछ स्किल सेट है, इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, कुछ बेसिक लेवल की बुक्स आपने पढ़ी हैं, आपके अंदर स्किल सेट है, यू कैन डू सम वर्क फिजिकल मेंटल, राइट। तो आप जो लेबर सर्विसेज डाल रहे हो यूपीएससी में, राइट, उसकी कोस्ट तो आपने ऐड ही नहीं की। क्या आपने कभी सोचा कि भाई मैं दिन में 10 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 4 घंटे, 4 घंटे पढ़ता हूं मैं, तो 4 घंटे अगर मैं नहीं पढ़ रहा होता तो प्रोबेबली आई वुड हैव बीन अर्निंग मे बी 500 रुपीज, चलो कुछ भी नहीं तो 500 रुपये तो कम से कम कमाई लेता मैं उसके बदले में, मिनिमम। तो क्योंकि मैं नहीं कमा रहा हूं, क्योंकि क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं वो कमा नहीं पा रहा हूं। तो आपको लगता नहीं है कि वो भी सिविल सर्विस की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी कि सर वो भी तो हमारा एक कॉस्ट है, राइट? दैट इज ऑल्सो द कॉस्ट, इसको हम कैसे हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और इम्प्यूटेड कॉस्ट, और एज्यूम्ड कॉस्ट, अलग अलग नाम है इसके, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। सो दिस इज द, ये क्या है,
दिस इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट फोरगोन। फोरगोन मतलब सेक्रीफाइस्ड, जो आपने बलिदान कर दिया, जो पैसे आने वाले थे वो नहीं आ पाए, राइट। वैल्यू ऑफ बेनिफिट फोरगोन और सेक्रीफाइस्ड ड्यू टू choosing the current alternative. Current alternative, that is preparing for civil service exam. आपने करंट ऑल्टरनेटिव चूज किया, इसके चक्कर में आपने अदर जो बेनिफिट आपका आ सकता था, बेनिफिट फॉरगॉन फ्रॉम, यहां पर ऐड कर लीजिए, फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सिविल सर्विस एग्जाम आपको लगा कि ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, लेकिन उससे भी नेक्स्ट बेस्ट आप जॉब कर सकते थे, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते थे, या कुछ और कर सकते थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल जॉब, सेक्रीफाइस आपने क्या की, सैलरी। तो सपोज मैं यहाँ पर मिनिमम ऐड कर देता हूँ कि मंथ में आपने 30,000 रुपीज पर मंथ कमाया होता, पर मंथ आपने वो नहीं कमाया, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट हो गई सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपेयर करने की, दैट इज द 80,000 पर मंथ। So this 30,000 per month is the opportunity cost. इसको हम कहते हैं opportunity cost. Opportunity cost is very important. Opportunity cost से ही एक्चुअली हम डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही आप कंपेयर करते हो कि अगर हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है, और हम अगर जॉब करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो समहाउ यू फाउंड, आपको लगा कि सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करना ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको लगा कि जो कॉस्ट हम, जो जॉब हम लोग करने वाले थे, अगर वो नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो भी कॉस्ट हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे। कॉस्ट नॉट नॉट इन द सेंस ऑफ अंडर द टेबल, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि बाद में पैसे रिकवर कर लेंगे नंबर 2 वाले। इन द सेंस कि मे बी थ्रू प्रेस्टीज, थ्रू थ्रू सेल्फ सेटिस्फेक्शन, तो आपको लगा कि नहीं, बेटर डिसीजन है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की जाए। डिड यू गेट द पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो प्लीज राइट इन कपल ऑफ लाइन्स। Opportunity cost is the potential benefit. Opportunity cost is the potential benefit. Opportunity cost is the potential benefit which is foregone, which is foregone or sacrificed, which is foregone or sacrificed when a person chooses the current alternative, when a person chooses the current alternative, when a person chooses the current alternative, when a person chooses the current alternative over the next best alternative, over the next best alternative, over the next best alternative, full stop. It helps in maximizing the profits. It helps in maximizing the profits. It helps in maximizing the profits. It helps in maximizing the profits and utilizing the utilizing the scarce resources, and utilizing the scarce resources in the
मोस्ट एफिशिएंट मैनर, इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। अच्छा मुझे बताइए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये एक लिमिटेड रिसोर्स के लिए होती है या अनलिमिटेड रिसोर्स के लिए भी हो सकती है? अगर कोई चीज प्लेंटी अवेलेबल है, बहुत सारी, मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर, आप मुझे बताइए वाटर का जो प्राइसिंग होता है वो दिल्ली के अंदर होता है, या सपोज हम उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड में गंगा नदी बह रही है, वहां पर भी वाटर का प्राइसिंग कुछ होता होगा। वहां पर क्या आप खरीदते हैं वाटर? हम लोग क्या करते हैं, जो नेचुरल पानी होता है, वील ड्रिंक दैट, ओके। द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट जो रिसोर्स लिमिटेड है, जिस प्लेस पे वो रिसोर्स लिमिटेड है, उसी का वहीं पर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। लेकिन अगर वो रिसोर्स किसी जगह पे अनलिमिटेड है, प्लेंटी में है, डिमांड से ज्यादा है, अनलिमिटेड हियर मींस मोर देन डिमांड, राइट। जो सप्लाई है अगर वो डिमांड से ज्यादा है, देखिए स्कार्स का मतलब क्या होता है, जहां पर डिमांड इज मोर देन सप्लाई, सिंपल। जहां पर चीजों की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, वहीं पे तो प्राइसिंग होगी उसकी, वहीं पे तो बोलेंगे भाई आपको चाहिए तो आपको इतने पैसे देना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर कहीं पे अनलिमिटेड या प्लेंटी में कोई चीज अवेलेबल है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है, तो क्या उसकी प्राइसिंग होगा क्या? उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी क्या? नहीं होगी। तो इसको हम कह सकते हैं, प्लीज राइट इन ए लाइन, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बी जीरो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो सकती है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बी जीरो when the goods are available in plenty, when the goods are available freely, when the goods are available freely in plenty, plenty मतलब बहुत ज्यादा है, when the goods are available in, when the goods are available freely in plenty, freely in plenty, full stop, it means when the supply is highly in excess of demand। भाई देखिए, जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा उसकी, भाई जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव यूज होंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा ऑल्टरनेटिव, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी। तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं अभी, इकोनॉमी का। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स मींस इट इज अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग with respect to allocation of scarce resources, राइट। तो ये आपका इकोनॉमिक्स है, जहां पर हम स्टडी करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव बिल्ट सम, इट यूजेस द थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। कुछ थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स है जो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। या हम कह सकते हैं कि इट इज अ थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव। इकोनॉमी क्या है? तो देखिए, इकोनॉमिक्स मतलब हिंदी में बोलेंगे अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था।
तो हम लोग कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इंडियन इकोनॉमी। अब जो ये इंडिया का ज्योग्राफिकल रीजन है, जो ये इंडिया का ज्योग्राफिकल रीजन है, इस ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं और जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है, हम उसको जब इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल से देखते हैं, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमी। मैं फिर से रिपीट करता हूं। तो बेसिकली व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज ए ज्योग्राफिकल लोकेशन, राइट? अभी हम बहुत ज्यादा टेक्निकल वे में नहीं जा रहे हैं, बहुत सिंपल शब्दों में समझ रहे हैं इसको। इंडिया एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, या आप कह सकते हो सर एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट? तो अब इस एरिया के अंदर, इस ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज को जब हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग क्या क्या हो रही, यहाँ पे हो रही है, क्या क्या डिसीजन मेकिंग, एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन के लिए हो रहा है, तो दैट इज नोन एज इंडियन इकोनॉमी। जब हम इंडियन ज्योग्राफिकल रीजन को इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, प्रैक्टिकल मैनर में, उसको हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो इकोनॉमी इज, it means basically when a geographical region, for example a nation, is viewed from the perspective of economics, so this is known as economy. For example इंडियन इकोनॉमी, तो वैसे हमारा इंडिया है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर हमें इकोनॉमिक्स को देखना हो, हाउ दिस इज इंटरप्लेइंग, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, तो वी कॉल इट इंडियन इकोनॉमी। या फिर आपने कभी सुना होगा एक वर्ड ग्लोबल इकोनॉमी। The global economy means if we see the globe, this world, from the perspective of how the various economic forces are interplaying, how the various decisions are being done, that is known as global economy, right? तो हम कह सकते हैं कि it is the practical manifestation of economics. एकदम बच्चों वाले कॉन्सेप्ट हैं, बस इतना ही पढ़ना है, आगे बढ़ना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है अभी तक, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, उसमें से सिर्फ आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज हम अदर चैप्टर्स को कवर करेंगे पहले, पब्लिक फाइनेंस को, तब हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर एंड पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, पढ़ लीजिएगा एक बार, ट्राई कर लीजिएगा, एक आध ऑप्शन आप अभी भी समझ सकते हैं, बट पूरा आंसर आप अभी नहीं दे सकते। ओके, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ के नहीं दे सकते। तो एक जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर, उसको अभी पूरी तरह से आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो दिस इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। नाउ जो इकोनॉमिक्स जो होता है आपका, इसको हम दो तरह से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, आप में से कितने लोगों का अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है? ओके, सो माइक्रो एंड मैक्रो, अगर आप इसकी जनरल ग्रामेटिकल मीनिंग देखेंगे, तो माइक्रो समथिंग मीन्स विच इज वेरी स्पेसिफिक और वेरी
एट वेरी स्मॉल लेवल, इसको हम कह सकते हैं एट इंडिविजुअल लेवल। तो जब हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी, जो एक सिंपल अकेला इंसान है, ठीक है, या बहुत ही मे बी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है ये, राइट। तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पे अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, देन दैट स्टडी इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, द कंजम्पशन at the individual level or the demand raised by the individual level, etc. Or microeconomics is not part of our syllabus. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें नहीं पढ़नी है। हमारे सिलेबस में जनरल स्टडीज में सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो मींस एट ए ब्रॉडर लेवल। ब्रॉडर मतलब एक बहुत ही बड़े स्तर पे, एग्रीगेट लेवल भी कह सकते हैं इसको, राइट। तो मैक्रो हियर मींस एज ए होल, ब्रॉडर, एग्रीगेट लेवल और एज ए होल, राइट। सो फॉर एग्जांपल, नेशनल लेवल, पूरी कंट्री के लेवल पे जब हम देखते हैं, और मे बी फॉर ए स्टेट लेवल, पूरी एक स्टेट है सपोज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मे बी तमिलनाडु, केरला, तो एक एक स्टेट के लेवल पे हम चीजों को देख रहे हैं, ओके। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल महंगाई कितनी है, प्राइस राइज, या हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई गरीबी कितनी है, या अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, एटसेट्रा, ओके। तो दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स, इनफैक्ट जो हमने कल सारे टॉपिक की लिस्ट बनाई थी प्रीलिम्स और मेंस वाले, वो सारे टॉपिक ही आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और हमारा जो सिलेबस है, दिस इज द सिलेबस। दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमें अपने सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है। तो बेसिकली अभी कल मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था क्लास के एंड पे कि सर क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और अगर पढ़नी चाहिए तो कौन सी पढ़नी चाहिए, और पढ़नी चाहिए तो कब पढ़नी चाहिए, क्लास से पहले, क्लास के बाद में, राइट। तो मैं उसका आंसर आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनसीईआरटी पढ़ने का कंपल्शन नहीं है, राइट। लेकिन अगर पढ़ोगे तो नुकसान भी कुछ नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। बेनिफिट क्या हो सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के? बेनिफिट हो सकते हैं कि आपको एक फैमिलियरिटी हो जाएगी सब्जेक्ट से। जब मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करने जाऊंगा तो आपको फर्स्ट टाइम में सरप्राइज फील नहीं होगा, तो फैमिलियरिटी हो जाएगी। कुछ एक लेमन टर्म्स में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सी हो जाएगी, ओके। तो मे बी क्लास में आपको कंफर्ट लेवल मिल सकता है, ये एक बेनिफिट है, ओके। हाँ, अब अगर आप नहीं कर सकते, आप कहते हो कि सर हम मेरे पास टाइम नहीं है, या सर अब हमारी इच्छा बची नहीं है, हमें लगता है क्लास में आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। यानी कि आप आज क्लास अटेंड कर रहे हो, अच्छे से अटेंड कर रहे हो, एक पर्सन है जिसने एनसीईआरटी साथ में पढ़ी और एक पर्सन है जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, 2 महीने बाद आई डोंट सी मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं देख पाऊंगा, मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि भाई इन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी थी इसलिए ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इट विल ऑल डिपेंड अपॉन आपने क्लास में कितनी अच्छे से अंडरस्टैंड किया, क्लास में अटेंटिव रहे कि नहीं रहे, घर पे जाके रिवाइज किया कि नहीं किया, टेस्ट दिया कि नहीं दिया, जो हमने कल बात की थी। मैटर वही करेगा, एनसीईआरटी पढ़ा नहीं पढ़ा मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ प्रोबेबली
आपकी क्लास के अंदर स्मूथनेस आ सकती है, आपको पर्सनल लेवल पे फील हो सकती है कि सर मेरे लिए थोड़ा स्मूथ हो गया है चीजें, बट अगेन यू हैव टू इन्वेस्ट द टाइम फॉर दैट। तो अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना भी, तो बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना भी चाहते हैं तो आप, हमारी दो एनसीईआरटी होती हैं, एक 12th क्लास की होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और 11th क्लास की आपकी होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दोनों ही न्यू एनसीईआरटीज हैं, ओल्ड एनसीईआरटी का कोई हमारा काम नहीं है। दिस इज प्रीलिम्स स्पेसिफिक, ये जो प्रीलिम्स के हमारे टॉपिक्स होते हैं, एंड दिस इज मेंस ओरिएंटेड, जो मेंस के हमारे टॉपिक्स होते हैं वो आपके यहाँ कवर होते हैं। अब सर टाइमिंग क्या होना चाहिए? तो आइडियली अगर आप पढ़ ही रहे हो तो फिर क्लास से पहले पढ़ के आ जाओ, ज़्यादा बेनिफिट तभी होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर क्लास से पहले तो नहीं पढ़ सकते, तो क्लास जब वो टॉपिक पूरा हो जाए यहाँ पे, तो सेम टॉपिक को आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लो, हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा, आपको रिवीजन हो जाएगा, राइट। बट अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी चॉइस है, कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी कंप्लीट चॉइस है, कंपल्सरी नहीं है, नहीं पढ़ोगे तब भी कोई नुकसान आपको नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। मोदी जी गारंटी वो अलग है, ये क्लास की गारंटी अलग है। बस एक बार रीड कर लो, नोट्स बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्लास में बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे हम लोग, प्लस जो हमारी पास बुक है नितिन सर की, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड है। एनसीईआरटी तो हमारी डिस्कशन के अंदर 5% भी नहीं है। अगर हम देखें जो भी हम नेक्स्ट सारी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, 5% भी नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। ये सब चीज़ें 20 साल पहले हुआ करती थी कि एनसीईआरटी पढ़ के पास हो जाते हैं। अब तो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है कि पहले मेन सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर जाके एनसीईआरटी में देख लो कुछ बचा तो नहीं है। तो अगर आप राइट जगह से आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो, तो अगर आपको कोई फियर नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फियर है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को फियर होता है सब्जेक्ट के प्रति, सुन के दूसरों से, या हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा, फर्स्ट टाइम हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो अगर फियर है तो पढ़ सकते हो, राइट। लेकिन अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी अगर हम देखें नॉर्मली हिस्ट्री और ज्योग्राफी में रिकमेंड ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी एनसीईआरटीज होती हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। जो भी कुछ है हम उससे ज़्यादा यहाँ पे करेंगे, उससे ज़्यादा अपडेटेड मैनर में, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अच्छे से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आप उस तरह के इंसान हैं कि सर एक बार पढ़नी तो है ही, लेकिन अब आपने बोला कि नहीं पढ़ने की ज़रूरत है मगर दिल नहीं मानना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अभी पहले क्लासेस अटेंड कर लो, जब पूरा बैच हो जाएगा तब एक बार पढ़ के देख लेना, तो 2 घंटे में आपकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, आपको लगेगा कि सब कुछ आता ही है मुझे। लेकिन अगर क्लास अटेंड की होगी तो, ऐसा नहीं कि मेरा बैच खत्म हो गया आपने क्लास अटेंड नहीं की फिर आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं। क्लास अटेंड की है, अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, अच्छे से रिवीजन किया है, टेस्ट लिखे, और तब जाके फिर आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं ऐसा कि हम ना आता हूँ, ठीक है। सो आपके ऊपर है कि आपको कैसे फॉलो करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी एक एनसीईआरटी आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 40-50 जितने भी ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर। तो जैसे ये या सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हार्डली 3 to 4 कॉन्सेप्ट है जो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है। इसके अलावा डिमांड सप्लाई के 2 कॉन्सेप्ट हैं,
बेसिक लेवल पे, और हमने कुछ गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। इसके अलावा हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन आ सकता है, नो डाउट, यूपीएससी कुछ भी कर सकता है राइट। बट हमारा एक पैटर्न है, हमने कल भी बात की थी कि हम वो पढ़ेंगे जो हमें लगता है कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं, पहले हम वो करेंगे। अगर टाइम मिला तो वो पढ़ेंगे जो हमें लगता है कि एग्जाम में आने के चांस नहीं है, और वो टाइम मिलेगा नहीं हमें। तो हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, हमें चीज़ों को पहले उनको करना है जो आने ही आने हैं, पहले टॉपिक्स को वो कंप्लीट करने हैं जो हमें एग्जाम में सर्टेनिटी से आने ही आने हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार, एनी डाउट सो फार? अगर नहीं है तब भी मना कर सकते हो, हाँ है तो हाँ कर सकते हो। ओके, थोड़ा हैप्पी रहो, खुश रहो, लाइट फील करो। अब बेसिकली आपने सिविल सर्विस एग्जाम को चूज किया, जो करंट ऑल्टरनेटिव आपने चूज किया वो सिविल सर्विस एग्जाम है। तो आप ने जो डिसीजन लिया, इसमें डिसीजन मेक में आपने क्या ध्यान रखा? मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा एडवांटेजियस है सिविल सर्विस को प्रिपेयर करना रादर देन डूइंग द जॉब, आपको लगता है आज के समय में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ, क्योंकि मैं अभी यंग हूँ, एज भी मेरी फेवर में है, फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, कोई मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है, आई एम अनमैरिड, है ना। तो इस तरह से आपके पास जो आज का समय है, उस समय को ध्यान में रखते हुए, आपकी एज कंसिडर करते हुए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल डिसीजन है, ठीक है। नाउ वी विल सी द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं हम उनको दो तरह से देख सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टेप्स हैं, एक्शंस हैं, वो या तो हम किसी इकोनॉमिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, राइट। जैसे कि आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। तो प्राइमरी पर्पस है आपको अपना कैरियर बनाना है, देश की सेवा करनी है, सेकेंडरी पर्सपेक्टिव है, ये सुनो। वो एक अलग बात है कि हम जब इंटरव्यू में जाते हैं तो पहले बोलते हैं देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करने के लिए सैलरी क्या जरूरत है? फिर तो फ्री में भी काम कर सकते हो आप। तो पॉइंट हियर इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर सम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक गेन, किसी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक गेन के लिए एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करते हैं, राइट। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। अब मैं आपको यहां पे क्लास में पढ़ा रहा हूं एंड आई एम चार्जिंग सम मनी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, वो मुझे सैलरी देते हैं कुछ, राइट। तो इंस्टीट्यूट मुझे कुछ सैलरी पे करता है, अब मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट मुझे सैलरी पे करता है, ओके। और घर पे मेरे दो किड्स भी हैं, आई हैव ए सन एंड डॉटर, मैं उनको भी पढ़ाता हूँ ABCD, और मुझे कुछ नहीं देते, उल्टी लात पड़ती है मेरे मुझे, बेटा बहुत छोटा है वो लात मारता है मुझे। सो दैट एक्टिविटी, ये जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है? इकोनॉमिक। और घर पे जो मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, नॉन इकोनॉमिक। आपको कैसे पता? क्योंकि लात पड़ती है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, वेरी गुड। फाइनेंशियल मुझे कुछ गेन नहीं हो रहा, कोई विजिबल नहीं है। आप कह सकते हो कि सर अभी नहीं तो बुढ़ापे में, अब बुढ़ापे में किसने देखा है?
वो आज लात मार रहा है, बुढ़ापे में भी लात मार के भाग गया फॉरेन कंट्री, तो फिर क्या होगा मेरा? ये विजिबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है ना? सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन फिर भी मैं क्यों कर रहा हूं? फिर भी मैं क्यों कर रहा हूं? मुझे पता है कि मुझे कुछ गेन नहीं होने वाला। सेटिस्फैक्शन के लिए, सोशल ऑब्लिगेशन के लिए, मेरा मन नहीं भी कर रहा है तब भी इसलिए कि यार नहीं मैं करूंगा तो कौन करेगा, राइट? तो दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट डन फॉर इकोनॉमिक गेन्स, but these are done for some internal satisfaction or happiness और मे बी एनी ऑब्लिगेशन। जैसे हमारी जो मदर्स होती हैं, जो घर पे रह के हमारी केयर करती हैं, हमारी फैमिली की केयर करती हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी है, डू दे गेट सम मनी फॉर दैट? नो। तो दैट एक्टिविटी इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, these are done for some financial or economic gain, and here they add some value which is measurable, मतलब जिसको मेजर मेजर किया है, विच इज मेजर्ड बेसिकली, मतलब जिसको मेजर किया जाता है। मान लिया अब मैं यहाँ पे 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ या 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने की कुछ ना कुछ तो वैल्यू यहाँ पर तय की गई होगी। राजेंद्र नगर में जो फैकल्टी पढ़ाते हैं, 1 घंटे का उनको कितना मिलता है, कुछ ना कुछ तो रेंज होगा, 5,000 रुपये घंटा, 10,000 रुपये घंटा, 2,000 रुपये घंटा, वाट्स एवर, राइट? तो हमारी जो वैल्यू, जो हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको मेजर किया जाता है। क्यों मेजर किया जाता है? सो दैट सम ट्रांजेक्शन कैन टेक प्लेस। अगर मेजर नहीं करेंगे तो फिर ट्रांजेक्शन कैसे होगी, कैसे पेमेंट होगी, कैसे ये गेन एक्सचेंज होगा आपस में, राइट? हालांकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये भी वैल्यू एडिंग एक्टिविटी होती हैं, बट यहां पर कोई मेजरमेंट नहीं किया जाता है। ओके, दीज आर नॉट मेजर्ड, ये अलग से मेजर नहीं की जाती है, जबकि ये मेजर की जाती है। मेजर का मतलब कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना। तो अब आप लोग समझ सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई लेडी कुकिंग करके और टिफिन सप्लाई करती हैं स्टूडेंट्स को, जैसे यहाँ पे होता है, कई सर्विसेज चलती हैं ओआरएन में, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सेम लेडी अपने फैमिली के लिए कुकिंग करती हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम एक्टिविटी को देख करके नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है, हम उसके पर्पस को देख करके कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियल गेन के लिए की जा रही है या नहीं की जा रही है उसके लिए। अंडरस्टूड, राइट? नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी होती है उसको हम अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेक्टोरल क्लासिफिकेशन, तो बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, based on the nature of economic activities, second is based on level of organization, or level of formality,
and third is based on the nature of ownership. और भी क्लासिफिकेशन होंगे, अभी हम 3 तरह की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं सिर्फ. So first let's discuss based on the nature of economic activities. So we basically we group the similar economic activities together. अच्छा, एक छोटी सी चीज और मैं आपको ऐड करा देता हूं. इन दिस डिस्कशन economic activities are primarily classified into 3 categories. 3 तरह की हमारी मेजर एक्टिविटीज होती हैं. One is production. Production activities means when we transform some raw material into some finished output. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था that we take the plastic color and some other ingredients and we convert that into bottle. तो ये आपका हो गया प्रोडक्शन एक्टिविटी. सेकंड इज consumption activity. Consumption activity is basically when a first person finally consumes. So we can say utilization of the output of production. जो प्रोडक्शन से आउटपुट निकल के आया उसको जब हम फाइनली यूटिलाइज करते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज कंजम्पशन. एंड थर्ड इज distribution. Distribution activity is that activity which is a kind of mediator between production and consumption activity. तो प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर तक जो एक्टिविटीज हुई इनके बीच में दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, राइट. तो दे बेसिकली ब्रिंग टुगेदर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. लिख लीजिएगा इसके आगे, ब्रिंग टुगेदर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में कंज्यूमर भी है प्रोड्यूसर भी है. प्रोड्यूसर जो है वो पैसे लेकर के कंज्यूमर को गुड्स दे देते हैं. तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स हो रही है, परचेज ऑफ गुड्स हो रही है ना. तो ये जो सेल परचेज एक्सचेंज होता है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट करते हैं, जहां पर प्रोड्यूसर और सेलर आपस में आके मिलते हैं. एक तरह से मार्केट इज वन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी. ओके, सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिंग्स टुगेदर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
फाइन। तो ये हमारी अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। अब हम आते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हालांकि हमारे पास में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, बट अगेन इसको हम फर्दर ग्रुपिंग कर सकते हैं इन सम अदर मैनर। व्हाट इज दैट? Based on the nature of economic activity, there are थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो किसी भी इकोनॉमी को, जैसे इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। सेकंड हमारा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर भी इसको हम कहते हैं। एंड थर्ड इज टर्शरी और सर्विसेज सेक्टर। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आज, अभी हम मंथ, वी आर इन द मंथ ऑफ मई, तो अभी कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा है इस समय पे? हाँ, मैंगो, फलों का राजा, राइट। तो चलो मैंगो के एग्जांपल में लेके चलते हैं। तो मैंगो का सबसे पहले कुछ गार्डन्स होते हैं, यस और नो? आपने कभी देखे मैंगो गार्डन्स जहां पर कल्टीवेशन होता है? मैंगो ट्रीज होते हैं, वहां पर मैंगोज का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। जो मैंगो का कल्टीवेशन होता है वो आपका आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्यों आता है? क्योंकि मैंगो गार्डन, दिस इज अ वे टू एक्सट्रैक्ट द फ्रूट फ्रॉम द नेचर। यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन हो रही है, वो नेचर से प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। सो हियर द एक्टिविटीज विच आर बेस्ड ऑन नेचर, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज, डायरेक्टली। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दीज एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन द प्राइमरी सेक्टर। तो कौन कौन सी कुछ एक्टिविटीज का नाम बताइए। जैसे हमने एक एग्जांपल यहां पे दे दिया, क्रॉप कल्टीवेशन, जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर और क्रॉप कल्टीवेशन। और बताइए कुछ। सॉरी, या सॉल्ट मेकिंग हो सकता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री। बेसिकली क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर के अराउंड ही हैं, तो इसको हम एक नाम और भी देते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी कहते हैं। अब हम लोगों ने यहां से मैंगो एक्सट्रैक्ट किया, और मैंगो को या तो हम डायरेक्टली सेल कर देंगे,
डायरेक्टली सेल करने के लिए मैंगो को मैंगो गार्डन से हम लोग कैरी करेंगे मार्केट में, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, सेल परचेज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी होगी। सो वो जो एक्टिविटीज हमारी होती हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज, दीज आर पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। और टर्शरी को हम यहां पर कहते हैं, दीज आर द activities and processes which support प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सपोर्टिव सर्विसेज हैं। सपोर्ट यहां पर मेन चीज है कि ये सपोर्ट करते हैं, और ये एक्टिविटीज हैं, प्रोसेसेस हैं, एंड दीज आर इंटेंजिबल इन नेचर। तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती है, इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो सरकार हमारा काम करती है, या जो मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ, या जो हमारी हॉस्पिटैलिटी सर्विस होती है, डॉक्टर की सर्विस होती है, ये सारी आपकी इंटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल कैसे होती हैं? अब मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं तो टेंजिबल हूं। बट जो मेरी टीचिंग की सर्विस है वो इंटेंजिबल है। कैन यू सी माई टीचिंग सर्विस? यू कैन फील इट, बट यू आर नॉट इवन, यू आर नॉट, यू आर फीलिंग माई वॉइस, यू आर वॉचिंग माई बॉडी, बट दिस नॉलेज इज बिंग ट्रांसफर्ड इंटेंजिबली। मेरे माइंड से आपके माइंड में इंटेंजिबली ट्रांसफर हो रही है। दैट इज हाउ इट इज इंटेंजिबल, राइट? और सर इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है? तो अगर मैंगो को हम लोग किसी दूसरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, उसकी यूटिलिटी वैल्यू बढ़ाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, अलग अलग तरह से कंज्यूम करने के लिए, तो मैंगो से हम क्या बना सकते हैं? मैंगो इज द रॉ मटेरियल विच इज द आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, है ना? तो हमने प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट लिया, और कुछ हमने इसमें मैनुअल या टेक्निकल प्रोसेस यूज किया, या तो टेक्नोलॉजी से हमने, या तो मैनुअली वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू सम अदर फॉर्म, जैसे कि मैंगो जूस, मैंगो मैंगो पिकल, मैंगो जैम, और पता नहीं कम से कम 1000 चीजें आती हैं मैंगो की। कम से कम 1000 तरह की चीजें हम मैंगो से बना सकते हैं, राइट? मैंगो की सब्जी भी बनती है मैंगो से। आप अच्छे से जानते हैं मैंगो से सब कुछ बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड दोनों तरह से इसको कंज्यूम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? बहुत सारी वैरायटी आती हैं। तो ये जो भी हमारा प्रोसेस हुआ, चाहे वो मैनुअली हुआ या टेक्नोलॉजी से हुआ, दिस इज वैल्यू एडिशन। एक तरह से हमने क्या किया, इसको वैल्यू एडिशन किया, और वी कैन से वी ट्रांसफॉर्म्ड, हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया। वैल्यू एडिशन और ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम द आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर वी कन्वर्टेड इनटू सम अदर आउटपुट। तो दिस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो एक तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यहां पर आती है, जो कि एक किसी भी इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके किसी दूसरे यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट करके इट गिव्स द आउटपुट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग आता है। सेकंड इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। थर्ड इज
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस, और इसको हम कहते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है? या तो कोयले से होती है, या तो वाटर से हो सकती है, नेचुरल गैस से हो सकती है, और रिन्यूएबल एनर्जी भी हो सकती है, राइट? तो जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें होती हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सिमिलरली वाटर को जो भी हम प्रोसेस करके उसको इकोनॉमिकली हम सेल करते हैं, इकोनॉमिकली कंज्यूम करते हैं, या फिर गैस को भी, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है हमारे। एंड फोर्थ इज माइनिंग एंड क्वेरिंग। सर माइनिंग तो प्राइमरी में लिखवाई थी आपने, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं, है ना। देखिए लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम इंडिया के लिए देखें, इंडिया में एक एजेंसी है जिसको हम कहते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ, उसको पढ़ेंगे आगे जाकर के। तो ये एक सरकारी एजेंसी है, ठीक है। देखिए आप मुझे ये बताइए कि हम ये जो सेक्टरल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है, हम ये सब डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं? मतलब जो ये इकोनॉमिस्ट है, ये जो हमारी सरकार है, या जिसने भी ये चीज क्लासिफिकेशन किया होगा, उसका पर्पस क्या होगा, इससे करके क्या हमें मिलेगा? हम लोग कुछ असेसमेंट कर सकें कि भाई अभी करंटली एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत पिछड़ा हुआ है हमारा, तो क्यों कह पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, राइट। तो समहाउ वी कैन मॉनिटर द सिचुएशन, वी कैन कैलकुलेट, वी कैन सी द प्रोग्रेस कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, पहले कितना था अभी कितना है, ठीक है। और उसके लिए फिर हम पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। सरकार पॉलिसी बनाएगी, जैसे बहुत सारी हमारी पॉलिसीज हैं एग्रीकल्चर के लिए, या इंडस्ट्री के लिए, या फिर ट्रेजरी के लिए। तो पॉलिसी मेकिंग हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि पॉलिसी बनाना चाहते हैं। तो इंडिया में वैसे कॉन्सेप्चुअली ये पार्ट है आपका प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन इंडिया में हम यहाँ पर जो ये माइनिंग वाली काम है, माइनिंग एक्टिविटी को एनएसओ जो है, एनएसओ क्लासिफाइज इन द इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी सेक्टर। द लॉजिक इज दैट दिस रिजेंबल्स वेरी मच विद द अदर एक्टिविटीज विच आर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एनएसओ के पर्सपेक्टिव से, हमारी जो सरकारी एजेंसी है उसके पर्सपेक्टिव से, ये माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है दैट इज पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। सो हमारे एग्जाम के लिए किसका पार्ट बन जाएगा? सेकेंडरी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हमारे लिए दिस इज पार्ट ऑफ द सेकेंडरी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, गॉट इट एवरीवन, राइट? अब सर ये माइनिंग और क्वेरिंग में क्या डिफरेंस होता है? क्वेरिंग इज डन अबव द सरफेस। जैसे नॉर्मली जो आपका पत्थर तोड़ा जाता है वो माउंटेन्स को डिमोलिश करके तोड़ा जाता है, तो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ क्वेरिंग। एंड माइनिंग इज डन बिलो द सरफेस, जैसे कोयला निकाला जाता है। ओके, सो यहां पर लिख लीजिए माइनिंग को एरो बना करके बिलो द सरफेस, क्वेरिंग अबव द सरफेस, बस ये डिफरेंस होता है। माइनिंग बिलो द सरफेस, क्वेरिंग अबव द सरफेस। Online students, are you getting everyone? Everyone, please type in the chat box if you are listening to me. Any questions so far? इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्यों आते हैं? क्योंकि एनएसओ का कहना है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग पर्पस के लिए
जो हम पॉलिसीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, माइनिंग क्वेरिंग के लिए, ये हमारी पॉलिसी मेकिंग साथ में हम कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि माइनिंग कौन करता है? माइनिंग कंपनीज करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। एग्रीकल्चर कौन करता है? फार्मर्स करते हैं, रूरल एरिया में होती है। माइनिंग जो है नॉर्मली दिस इज डन एट ए बिग लेवल, और ये आपकी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग को इम्पैक्ट करती है, कंस्ट्रक्शन को इम्पैक्ट करती है। तो ये दिस इज मोर लॉजिकली एसोसिएटेड विद दिस फॉर द पॉलिसी मेकिंग पर्पस। मशीन यूज हो रही है, ये भी बोल सकते हैं। मशीन तो यहाँ पे भी यूज होती है, खैर वो एक बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होगा। एग्रीकल्चर भी मशीन यूज होती है ना? तो मशीन वाले को हम नहीं कह सकते, क्योंकि अदरवाइज दैट विल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द सेकेंडरी। तो मशीन इज नॉट द प्राइमरी थिंग हियर। ठीक है। अब सवाल आता है कि सर इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का क्या रोल है? हमारी जो इकोनॉमी है, इनका क्या रोल है टोटल? तो यहां पर हम कह सकते हैं द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर, आप इसी के नीचे कंटिन्यू कीजिएगा। तो हम शेयर दो तरह से देख सकते हैं। एक है जीडीपी के अंदर। जीडीपी का मतलब हो गया कि टोटल जो हमारी पूरी इकोनॉमी का एनुअल इनकम है, एक तरह से टोटल जो हमारी टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पूरे देश में एक साल के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, उसको हम जीडीपी कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम चैप्टर में। ठीक है। अभी मैं इसको बहुत लेमन टर्म्स में बता रहा हूं कि हमारे देश में एक साल के अंदर जितनी भी टोटल प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। राइट। तो टोटल जो हमारी प्रोडक्शन कंट्री के अंदर हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, उसमें जीडीपी के यानी जीडीपी जो हुआ हमारे जनरेट हुआ, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर? सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, दिस कंट्रीब्यूट्स बिटवीन 15% टू 17%। ये वेरी करता रहता है, ईयर टू ईयर वेरी करता रहता है। कभी 16 मिलेगा आपको, कभी 16.6 मिलेगा, कभी 14.5 मिलेगा। तो 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है। तो समवेयर आप कह सकते हो कि 1/6 पोर्शन हमारा है इकोनॉमी का। 1/6 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 16-17%। राइट। और सेकंड हम देख सकते हैं हाउ मच इज द शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट। जो हमारी कंट्री के अंदर लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी कि कितने लोगों को, जो जो भी हमारे लोग एम्प्लॉयड हैं, उसमें से कितने लोग जो है हमारे एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। अगर हमारी कंट्री में 100 लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस या सब मिला के वो एम्प्लॉयड है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो उसमें से एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? तो दैट इज अराउंड 54% टू 55%। ये सारी फिगर्स अप्रोक्सीमेट होती हैं हमारी। अप्रोक्सीमेट का मतलब आसपास। आसपास क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री इट्स अ वेरी बिग साइज, और डेटा जो होता है वो हमेशा एक एस्टिमेट किया जाता है, एग्जैक्ट डेटा हमसे कलेक्ट नहीं किया जाता, सैम्पलिंग बेसिस पर होता है। और एवरी 6 मंथ, एवरी 1 ईयर इट विल कीप फ्लक्चुएटिंग। तो 1-2% ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो एक चीज हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर से इनकम जनरेट होती है वो सिर्फ 15-17% होती है। यानी कि जो हमारी 55% पॉपुलेशन है वो मिलाकर के सिर्फ 15% इनकम जनरेट कर पा रही है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में। तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द overburden of agriculture in terms of number of people who are dependent on this. मतलब 55% of the workforce is dependent on agriculture for their income. उनकी जो आमदनी है 55% लोगों की, वो आमदनी एग्रीकल्चर से आती है। और जबकि पूरे देश की इनकम में एग्रीकल्चर का हिस्सा कितना है, एग्रीकल्चर अलाइड का हिस्सा कितना है? सिर्फ 15 से 17%, 15 to 17%। सो देयर इज ए क्लियर clear inconsistency between the level of income and the number of people who are employed, and that is the reason why the per farmer income or per household income in the rural area in the agriculture sector is very low. You know how much is the average income of a family in the rural area? A household, एक household मतलब family की income कितनी है? As per the latest survey, this is 10,000 to 15,000 rupees per month. पूरी फैमिली की इनकम।
राइट। और जो उसके अंदर भी जो पुअर फैमिलीज हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा काम नहीं करती है, यू विल फाइंड दैट इज 5,000 to 7,000 per month for the whole family. Suppose we consider the average size is 4 members in a family. So 4 members dependent on 5,000 to 7,000 per month. And that is the reason why in the agriculture, in the rural area, we have the distress. Distress मतलब तंगी होना, परेशानी होना, because we don't have sufficient resources to spend. हम लोग चीजें नहीं खरीद सकते, हमारे फार्मर्स चीजें नहीं खरीद सकते, एंड देन दे हैव टू डिपेंड ऑन द लोन. लोन लेते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं तो दे गो फॉर द सुसाइड, दे प्रोटेस्ट इन द अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट. Somehow this is a very critical area why this agriculture sector is lagging behind. So what is the solution? Solution क्या है? Solution है कि पहली बात तो हम जीडीपी का शेयर बढ़ाएं, या तो हम ये करें, या तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ज्यादा प्रोड्यूस कर सके हमारी लैंड, एक तरीका तो वो है. बट उसके अंदर भी बहुत ज्यादा हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज लैंड हैज इट्स ओन नेचुरल कैपेसिटी. उसको हम लोग 1.2%, 1.2 टाइम्स कर सकते हैं, 20% इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि 15% का 20% हो जाएगा. बट सडनली वी कैन नॉट से 15% का 30% हो जाएगा. एग्रीड, यस और नो? सेकंड तरीका है कि हम एम्प्लॉयमेंट, द नंबर ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड, वी कैन शिफ्ट देम फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज फ्रॉम agriculture or rural area to the urban area in the industrial sector. That is why we need more and more manufacturing activity to happen in India, and that is the reason why we are focusing on make in India. इसीलिए जो मोदी जी करते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों को बेनिफिट देते हैं, वो बेनिफिशियल है. हम लोग पॉलिटिकली कह सकते हैं कि भाई बड़े बड़े उद्योगपति को आप क्यों बेनिफिट कर रहे हो, लेकिन जब तक आप उद्योगपति को बेनिफिट नहीं करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? आप ये कह सकते हो कि सर ठीक है, यहां पर इंडस्ट्री लगवा दीजिए रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में ऐसी कंडीशन तो होनी चाहिए. आप यहां पे इंडस्ट्री लगवा दोगे, लेकिन कितनी इंडस्ट्री लगवा दोगे? मास स्केल पे इंडस्ट्री नहीं लगवा सकते. और चाइना हमसे आगे क्यों है? दिस इज द प्रिसाइज रीजन व्हाई दे आर अहेड ऑफ अस, बिकॉज देयर प्राइमरी शेयर इन दिस, इन द मैन्युफैक्चरिंग द इंडस्ट्री. उनके पास फर्टाइल लैंड कम है कंपैरेटिवली, और उन्होंने स्टार्टिंग से ही मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है. तो नो डाउट दैट दे आर द लीडर इन द मैन्युफैक्चरिंग, एंड नो डाउट दैट दे आर बिकमिंग द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. तो ये कोई मैजिक नहीं है, दिस इज ऑल लॉजिक. चाइना को कोई रातों रात नहीं हुआ. दे हैव डन दिस ओवर लास्ट 50 to 60 years. जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, वी एंड चाइना, वी वर हैविंग द सेम साइज ऑफ इकोनॉमी. दोनों का साइज बराबर था 1947 1948 में. But now after 75 years, we are not even 1/4 of China. Not even 1/4 of China. China, we are dependent on China for the imports. अपने सर्वाइवल के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है, राइट. सो इफ वी हैव टू इंप्रूव आवर सिचुएशन, वी हैव टू ब्रिंग दीज पीपल फ्रॉम रूरल एरिया to the industry. That is why we need smart city, because these people can be absorbed in the cities only. Industries we cannot locate in the rural area. हम कर सकते हैं but not very big. रूरल एरियाज में हम जाके सपोज ठीक है, हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हम रूरल इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, बट नॉट एट ए वेरी बिग स्केल. देखिए, जब भी हम कोई सॉल्यूशन की बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो होते हैं, एक होता है माइनर सॉल्यूशन, एक होता है मेजर सॉल्यूशन. तो माइनर सॉल्यूशन आप दे सकते हो कि सर हमें व्हाट इज द नीड टू गो टू सिटी जाने की क्या जरूरत है, गांव में इंडस्ट्री लगवा दीजिए. ये माइनर सॉल्यूशन है, कोई मेजर सॉल्यूशन नहीं है. बिकॉज प्रैक्टिकली देखिए ना, प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? कितने ऑप्शंस हैं रूरल एरियाज में, कितना कुछ कर सकते हैं. जो कर सकते थे वो हमने मिस आउट कर दिया. चाइना ने ये ऑलरेडी कर लिया. चाइना गिव ए वेरी बिग बूस्ट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट द विलेज लेवल ऑल्सो. उनके गांव में भी इंडस्ट्रीज चलती हैं. तो दे इंडस्ट्रियलाइज्ड लाइक एनीथिंग.
बड़े लेवल पे भी छोटे लेवल पे भी हर तरीके से उन्होंने इंडस्ट्री को प्रमोट किया। सो अब वो जंग जीत चुके हैं हमसे, हम उनसे पीछे रह चुके हैं ऑलरेडी, हम उसमें कोई अभी शॉर्ट टर्म में कोई चेंज नहीं कर सकते। एटलीस्ट नेक्स्ट 30 to 40 years तो वी कैन नॉट मूव अहेड ऑफ देम in terms of GDP, in terms of economy. And this is the reason why we need to focus on manufacturing. That is why our government is saying make in India. We are promoting a lot of we are promoting a lot of foreign companies. We are inviting them to invest in India. Elon Musk और Apple और Google हम सबको कह रहे हैं कि आप इंडिया में आके बनाइए, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, क्योंकि हमें लोगों को जॉब देनी है, प्रोडक्टिव जॉब देनी है। ये लोग जॉब तो कर रहे हैं, ये काम तो है। अगर आप इनसे पूछोगे भाई आप क्या करते हो, आप बोलोगे हम तो खेती करते हैं, बट लिटरली पूछो दिन में कितने घंटे का काम होता है इनके पास में? साल में 2 महीने, बाकी 10 महीने क्या करते हैं? काम ही नहीं है जी, बेकारी है। काम है 2 लोगों का घर में और 4 लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। पहले पापा अकेले करते थे, उसको फादर अकेले करते थे, इतने बड़े फील्ड को, मे बी 50 हेक्टेयर्स को, आज 5 बेटे उसको कर रहे हैं। तो दे आर वर्चुअली अनएम्प्लॉयड। दिखने को वो एम्प्लॉयड होंगे बट एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है, वो उनको खुद भी पता है। So that is the kind of unemployment we are facing in the rural areas, and that is the reason of poverty in the rural area. This mismatch between the two. Okay. So this is one thing. हाँ जी, इनका क्वेश्चन है कि सर इनको तो स्किल्स नहीं है इनके पास में। बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं अभी। 2014 से स्पेशली मोदी जी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पहली बात तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कंप्लीटली दे डोंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए स्किल की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे जितने भी आपके डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, या कुछ बेसिक एक्टिविटीज लाइक ड्राइविंग 2-3 महीने में सीख सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन है कि जो अनस्किल्ड जॉब है वो भी क्रिएट की जाए, और एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग चीज ही एक ऐसी चीज होती है जहां पर सभी तरह की जॉब क्रिएट हो सकती है, स्किल्ड भी, अनस्किल्ड भी, सेमी स्किल्ड भी। एक एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर सपोज ये मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर भी चाहिए, यानी स्किल्ड पर्सन भी चाहिए, हमें सेमी स्किल्ड पर्सन भी चाहिए सुपरविजन करने के लिए सपोज प्लांट लेवल पे, और अनस्किल्ड पर्सन भी चाहिए, अनस्किल्ड जो लोडिंग अनलोडिंग कर सके गुड्स की, राइट। तो उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल है कि अनस्किल्ड लोगों को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि टर्शरी सेक्टर नहीं कर सकता। नाउ हियर वी आर कमिंग कि सर हम रूरल एरिया से उनको अर्बन एरिया में लेके आए, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में ही क्यों लेके आए, यहां पर क्यों लेके नहीं आए? क्योंकि अगर एक अनस्किल्ड पर्सन है उसको बैंक में जॉब मिलेगी क्या? कोई जॉब नहीं है बैंक के अंदर। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पर कोई जॉब नहीं है अनस्किल्ड के लिए। यहाँ पर जो लेबर होती है उसको कम से कम कुछ तो एक्टिविटी आनी चाहिए, या है भी तो बहुत रेयर है, बहुत कम है। पानी पिलाने का काम कर सकते हैं बस, और इससे ज्यादा क्या करेंगे? कंप्यूटर ऑपरेट नहीं जानते तो फिर नहीं कर सकते, राइट। नाउ कमिंग टू एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी इज ए कॉन्सेप्ट व्हेन द शेयर ऑफ primary sector is highest in the overall GDP. ऑफ एन इकोनॉमी। अगर सबसे ज्यादा रोल प्राइमरी सेक्टर का होता है, यानी कि जीडीपी के अंदर सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का होता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी का मोर देन 50% एग्रीकल्चर से आता है या प्राइमरी सेक्टर से आता है, तब इसको हम कह सकते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, तो यहां पर कुछ आपकी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज आ सकती हैं अभी, और मे बी इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर एग्रेरियन इकोनॉमी।
एक क्वेश्चन आया है ऑनलाइन निशांत जी का, सर एग्रेरियन सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन आवर कंट्री, इफ यस व्हाई इज द कंट्रीब्यूशन टू द लेटेस्ट इज द लीस्ट इवन इफ दे आर ह्यूज इन नंबर्स। इनका सवाल है कि सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और प्रोबेबली सबसे ज्यादा लैंड भी यूज हो रही है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम क्यों है? कैन यू टेल द आंसर? कैन यू गेस व्हाट कैन बी द आंसर? प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज वेरी लो। एग्रीकल्चर सेक्टर की एक पेक्यूलर फीचर है कि यहां पर प्रोडक्टिविटी हमारी नेचुरल सोर्सेज पर डिपेंडेंट है। हम लोग किसी भी क्रॉप को बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर सकते। अगर किसी क्रॉप में 3 मंथ लगते हैं तो 3 मंथ ही लगेंगे। हाँ, हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं कि पहले सपोज 5 किलोग्राम पर यूनिट ऑफ लैंड हमारी प्रोडक्टिविटी थी, उसको 6 किलोग्राम कर दिया, 7 किलोग्राम कर दिया, 10 किलोग्राम कर दिया। बट वी कैन नॉट फास्टन द प्रोसेस कि भाई जो फसल 3 महीने में आ सकती थी उस फसल को हम 1 महीने में प्रोड्यूस कर दें। बट दैट इज पॉसिबल इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में ये पॉसिबल है कि जो काम हम पहले 1 महीने में कर सकते थे आज हम 1 दिन में कर सकते हैं। सर्विसेज में वो पॉसिबल है थ्रू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट एग्रीकल्चर में एक लिमिटेशन है, इट इज ए नेचुरल एक्टिविटी विच हैज ए लिमिटेशन। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे कम प्रोडक्टिविटी होती है among all the sectors, but still it is a very essential sector. What is the importance of agriculture? सबसे पहले तो it is providing the food security. तो सबसे फर्स्ट सिग्निफिकेंस है कि ये हमें फूड प्रोवाइड करता है। सेकंड सिग्निफिकेंस है वी यूज द एग्रीकल्चरल आउटपुट in the manufacturing and the services sector. It provides the input to the other sectors. अगर हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, ये जो टिम्बर हमने यूज की, जो हमारी चेयर्स के अंदर लगी हुई है, ये जो टिम्बर हमारी है, ये कहाँ से आ रही है? फॉरेस्ट से आ रही है, पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्रॉप कल्टीवेशन। So it provides the inputs to the manufacturing and the services sector. So these are the two significance of major significance of agriculture. Without this we cannot survive. हाँ, अब यहां पर बात ये आती है कि इकोनॉमी के अंदर अब बेस्ट सिनेरियो क्या होगा? तो सर क्या हम यहां पर कंट्रीब्यूशन बढ़ा दें, इसको 70% कर दें? नहीं, वो हमारा पर्पस नहीं होगा। हमारा पर्पस होगा कि हम कंट्रीब्यूशन को एज ए परसेंटेज थोड़ा बढ़ाएं, मे बी 25% लेके चले जाएं, लेकिन यहां पे लोग हम डिपेंडेंट कम करें। ये हमारा मेजर फोकस होगा, राइट? हमें अपनी इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं बनाना है, यानी कि हमें मेजर डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे नहीं करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे मेजर डिपेंडेंस रहेगा तो हमारी कंट्री बहुत ही कम प्रोडक्टिव रहेगी, राइट? क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है एग्रीकल्चर की। आज यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, दे आर सो डेवलप्ड, दे आर सो सो एडवांस्ड, और देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इज फार अहेड ऑफ अस। उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज हैं, ज्यादा चॉइसेस हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी गुड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी सेक्टर। उनके पास भी एग्रीकल्चर है, अच्छी एग्रीकल्चर है, बट एग्रीकल्चर इज नॉट द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर देयर इकोनॉमी एज वेल। तो अगर हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, दैट डू नॉट मीन दैट वी नीड टू इंक्रीज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर to the highest level. No, we need to have it to the optimum level, but we need to increase the share of manufacturing and the tertiary sector, and we need to bring the people from the agriculture to the manufacturing and tertiary sector. एग्रीकल्चर चाहिए हमें, लेकिन नॉट वेरी हाई। उतनी एग्रीकल्चर चाहिए कि हमारा फूड सिक्योरिटी हो जाए और हमारा अच्छी खासी हमें इनपुट मिल जाए, बट मेजर इकोनॉमिक मेजर हमारा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। ठीक है, कोई क्वेश्चन था एक और? कोई? वही तो मैंने बोला कि एक लेवल हमें मेंटेन करना है। जब हम कह रहे हैं कि हमें शिफ्ट करना है, तो वी आर नॉट सेइंग 100%, वो पॉसिबल भी नहीं है। व्हाट वी आर सेइंग इज, अगर यहाँ 15 to 17% है, तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी 15 to 17% कर दो, तो एक प्रॉपर रेशियो में रहेगा। अगर आज एक फैमिली में 5 बेटे हैं और 5 बेटे 50 बीघा जमीन को जोतते हैं, तो 5 की जगह पे 4 बेटे जाएं
वो जाके कुछ जॉब करें, कुछ कहीं काम करें, कुछ जॉब मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, बैंकिंग में काम करें, और एक बेटा जाके उनकी जगह पे सारी फील्ड को जोते। एक बेटा भी उतना ही काम करेगा, एक जना भी वही काम करेगा। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्रीकल्चर मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा लोगों को वहां से निकाल लो बस। ठीक है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर को हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।